हैं। इसलिए हमारा जो अगला विषय है वो यही है कि ये नया भारत है, ये 2020 का 2020 का भारत है और इस भारत में अब डिजिटल दंगे हो रहे हैं। ये दंगे स्मार्टफोन से फैलते हैं, ये दंगे इंटरनेट से फैलते हैं। आपका स्मार्टफोन ही 2020 के भारत में दंगों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। स्मार्टफोन्स अब अफवाहों और नफरत की बैटरी से चार्ज हो रहे हैं और उसी से चल रहे हैं। हर स्मार्टफोन में एक नफरत की बैटरी लगी हुई है। ये अफवाहें अराजकता और अव्यवस्था के मिश्रण से तैयार होती हैं और इनकी वजह से ही आपको मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं के लिए भी अब एक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अराजकता और अव्यवस्था भारत में अब एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं और जब भी कोई काम आपको व्यवस्थित या शांतिपूर्ण तरीके से करना होता है या करवाना होता है तो उसके लिए भी आपको अलग से कीमत चुकानी पड़ती है। अराजकता और अफवाह भारतीयों के डीएनए में अब शामिल हो चुके हैं और शायद इसलिए व्यवस्था, कानून और शांति जैसे शब्द भारतीयों को बेचैन कर देते हैं। इसे एक ताजा उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। भारत में अफवाहें और नफरत अब 5G की रफ्तार से फैल रही है और इसी नफरत की वजह से दिल्ली में अब तक 47 लोगों की दंगों में मौत हो चुकी है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। कल शाम दिल्ली में एक बार फिर चारों तरफ अफवाहों की बारिश हो रही थी, गलत जानकारियां दी जा रही थीं। ये अफवाह फैलाई गई कि दिल्ली के कुछ इलाकों में फिर से दंगे भड़क गए हैं। कल शाम 3 से 4 घंटे तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दंगों की अफवाहें फैलाई जाने लगी। जो लोग घरों में थे वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे तक आधी अधूरी और झूठी जानकारियां पहुंचा रहे थे। जो लोग सड़कों पर थे वो बिना सच का पता लगाए बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने और भागने लगे और देखते ही देखते दिल्ली में एक बार फिर दंगों की आहट सुनाई देने लगी। पूरे देश में लोग यही पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली में फिर से दंगे शुरू हो गए हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि दिल्ली पुलिस इस बार पहले से ज्यादा सावधान थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, अफवाहों पर लगाम लगाई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का खंडन किया और जिन इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी वहां पुलिस को उतारकर हालात को जल्द से जल्द सामान्य कर दिया गया। लेकिन क्या बार बार ऐसा संभव हो पाएगा? क्या सोशल मीडिया की सड़कों पर भड़कने वाले दंगों को आपके घरों तक पहुंचने से हर बार क्या रोका जा सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 47 लोगों की जान लेने वाले दंगों के पीछे इंटरनेट और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई गईं और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के स्मार्टफोन से हिंसा का तेजाब निकलने लगा, नफरत का तेजाब निकलने लगा, आग लगाई जाने लगी और नफरत के पत्थर हर स्मार्टफोन से बाहर निकल रहे थे। दंगे भड़काने और अफवाह फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने भी 70 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को पहचान लिया है जिनसे 20 से 25 फरवरी के बीच माहौल खराब करने वाले ट्वीट्स किए गए थे। ये शक भी जताया जा रहा है कि बहुत सारी अफवाहें पाकिस्तान से संचालित होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी फैलाई गई थी। लेकिन भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें और दंगे फैलाना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। व्हाट्सएप पर एक बार में सिर्फ 16 MB तक के वीडियोस या तस्वीरें भेजी जा सकती हैं, लेकिन इस 16 MB के संदेश में कई बार दंगों की आग छिपी होती है जिसे आप डाउनलोड करते हैं और फिर दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता है। पूरी दुनिया में 7 रुपए प्रति जीबी की दर से उपलब्ध ये डेटा अफवाहों की आग में घी का काम करता है। इस 1 GB डेटा से आप व्हाट्सएप पर 15 लाख मैसेज भेज सकते हैं, 4000 से ज्यादा तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और 3-3 मिनट के 64 वीडियोस को डाउनलोड या फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये सब सिर्फ 7 रुपए में आप कर पाएंगे। 7 रुपए में ये सब सिर्फ 1 GB डेटा यानी 7 रुपए में और एक स्मार्टफोन के जरिए किया जा सकता है। दिल्ली की जनसंख्या 2.25 करोड़ है, लेकिन दिल्ली में मोबाइल फोन कनेक्शन 8 करोड़ 50 लाख हैं। तो सोच लीजिए दिल्ली के लोगों को मोबाइल फोन से कितना प्यार है। यानी दिल्ली में हर व्यक्ति के पास औसतन 3 से ज्यादा मोबाइल फोन कनेक्शन है।
यानी इसमें हो सकता है कि स्मार्टफोन एक ही हो और उसमें हर व्यक्ति के पास 2 से 3 सिम कार्ड हो। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली में अफवाहें अब 4G नहीं बल्कि 5G की स्पीड से फैलती हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके अपना बदला ले लिया था। 40 लोग हमारे मारे गए थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उसके ठीक 1 साल बाद अफवाहों से फैले दंगों की आग में 47 लोग मारे जा चुके हैं और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि हवा के जरिए फैले इस आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक कहां और किस पर की जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ देश विरोधी संगठन इस फिराक में हैं कि दंगों के बाद भी दिल्ली को शांत न रहने दिया जाए। इसके लिए छात्रों के अलग अलग संगठनों से कहा जा रहा है कि वो इन दंगों को लेकर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और सोशल मीडिया पर माहौल को गर्म बनाए रखें। इसके लिए छात्रों को कुछ हैशटैग्स दिए गए हैं। ये हैशटैग हैं शाहीन बाग, हैशटैग दिल्ली पुलिस मर्डर्स, हैशटैग जस्टिस फॉर फैजान। इस तरह के हैशटैग्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है लोगों को कि आप इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स कीजिए। इसके अलावा और भी कई हैशटैग्स सुझाए गए हैं और छात्रों से कहा गया है कि वो इसमें दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कुछ राजनीतिक पार्टियों को, बुद्धिजीवियों और कुछ बड़े मीडिया संस्थानों को भी टैग करें। और जो लिस्ट हमें मिली है उस लिस्ट में उन्होंने डीएनए और जी न्यूज का नाम भी लिखा है कि इन्हें भी टैग करके आप सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स करते रहिए। आपको इनमें से पोग्राम नाम के हैशटैग पर गौर करना चाहिए। इसका मतलब होता है षड्यंत्र के तहत एक खास समुदाय को निशाना बनाकर उसका नरसंहार करना। यानी किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अब परमाणु बम से हमले की जरूरत नहीं है। ये काम अफवाहों के जरिए अराजकता फैलाकर भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। देश को जलाने के लिए अब मिसाइल्स की, बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर नफरत का जहर फैलाइए, अफवाहें फैलाइए, आग खुद ब खुद लग जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दिल्ली के दंगों के नाम पर देश को बांटने की साजिश हो रही है और इसमें सोशल मीडिया और इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का क्या कहना है, ये आज सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली वासियों को बतलाना चाहता हूं कि कुछ देश विरोधी और शरारती तत्व अफवाह फैला करके दिल्ली में शांति भंग करना चाहते हैं। जब भी ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आपको मिलती है तो उस पर ध्यान न दे करके आप सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके या डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम पे फोन करके जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है आप पता कर लें। आपके उत्तेजित होने से बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। पिछले दिन जो इस प्रकार के र्यूमर मॉन्गरिंग हुई थी उस पर दिल्ली पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए हैं और जो भी शरारती तत्व या देश विरोधी तत्व इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अभी इन्वेस्टिगेशन एडवांस स्टेजेस पे है और हम तुरंत अब जल्द ही आपको बतलाएंगे कि कितने लोगों की अरेस्ट हुई है। वर्ष 2018 में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले कुछ भारतीयों पर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी के मुताबिक भारतीयों द्वारा रिसीव किए गए 37% व्हाट्सएप मैसेज या तो झूठे होते हैं या फिर डराने वाले होते हैं। 37%। जबकि 30% मैसेज ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रवाद और संस्कृति को बचाने जैसी बातें लिखी होती हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 72% भारतीय सच्ची खबरों और अफवाहों के बीच का अंतर समझ नहीं पाते, ये अंतर कर नहीं पाते कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी, कौन सी अफवाह है। भारत में करीब 60 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से करीब 72% यानी 43 करोड़ लोगों को सच्ची और झूठी खबरों के बीच का अंतर करना नहीं आता। ये एक बारूद के ढेर जैसा है। कुल मिलाकर भारत सस्ते डेटा के ऐसे बारूद पर बैठा है जिसमें अफवाहों की एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आसानी से आग लगाई जा सकती है और हजारों लाखों की जिंदगियों को इस आग में झोंका जा सकता है।
आपका डेटा कैसे अफवाहों, दंगों और हिंसा की नई रेसिपी बन गया है, ये समझने के लिए आज हमने कई किताबों का अध्ययन किया, कई पुस्तकों को पढ़ा जब हम रिसर्च कर रहे थे इस बारे में। इनमें लिखी गई बातें पढ़कर आप समझ जाएंगे कैसे सस्ता डेटा आपके और आपके भविष्य के लिए महंगा साबित हो सकता है अगर उसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए, अगर उसे अनुशासनहीनता के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसलिए सोशल मीडिया पर जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत अनुशासन के साथ, समझदारी के साथ ही होना चाहिए। ऐसी ही एक किताब जो आज हमने पढ़ी, उसका नाम है डोंट बी इविल। इसकी लेखिका राना फॉरवर है। एक स्लॉट मशीन इन योर पॉकेट नाम के चैप्टर में वो लिखती हैं, जानकारी की संपदा का मतलब है कि किसी और चीज का अकाल पड़ रहा है। जानकारियां आपकी सजगता को चोट पहुंचाती हैं। जितनी ज्यादा जानकारियां आपके पास होती हैं, आप उतने ही कम सजग हो जाते हैं। डिजिटल दंगों के मामले में भी ऐसा ही होता है। अफवाहें और आधी अधूरी जानकारियां आपके मोबाइल फोन में आकर छिप जाती हैं और जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं, ये आपकी सजगता और सत्य को परखने की क्षमता पर हावी होने लगती हैं। एक और नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल 47% तक बढ़ गया है। यानी इसके साथ साथ इस बात का खतरा भी बढ़ा है कि आपका मोबाइल फोन कभी भी दंगों का हथियार बन सकता है। इजराइल के मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी की एक किताब होमो डियस में वो ये लिखते हैं कि उसमें भी डेटा से जुड़े ऐसे ही खतरों का उल्लेख वो कर रहे हैं। इस किताब में युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि क्या आपने कभी साइबर दुनिया की स्थिति को देखते हुए वोट दिया है? साइबर दुनिया में कुछ लोग कुछ फैसले लेते हैं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। हरारी लिखते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से आजाद है और यहाँ कोई कानून नहीं चलता। इन लोगों के सामने किसी राष्ट्र की संप्रभुता, सीमाएं और निजता कोई मायने नहीं रखती। जबकि कुछ दशक पहले तक साइबर दुनिया में आ रहे इस बड़े बदलाव के बारे में किसी को खबर तक नहीं थी और अब पूरी दुनिया के विशेषज्ञ साइबर स्पेस पर 9/11 जैसे हमलों की आशंका जता रहे हैं। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है और अगर कुछ ही देर में अगर आप कुछ फिक्टिशियस हैशटैग्स बनाते हैं, फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाते हैं, उनके तहत सिर्फ आप मैं कहता हूं कि पूरी एक जल समूह में, एक पॉन्ड में अगर आप कुछ चंद बूंदे डाल देते हैं तो वो बिल्कुल आग की तरह फैलती हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल राइटिंग के लिए हो रहा है और चीजों के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को सख्त कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। फेक न्यूज के प्रति एक नया कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत का वर्तमान कानून है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो इस तरह के फेक न्यूज से निपटने के लिए पूरी तरीके से कारगर नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत को मलेशिया जैसे राष्ट्रों के जो एक्सपीरियंस है उससे सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश करी है इस तरह की फेक न्यूज को। और अगर हमने ये नहीं करना शुरू किया तो आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र के प्रति चुनौतियां और बढ़ जाने वाली हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी एजेंसीज को बहुत ही कड़ी वॉच रखने की आवश्यकता है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल तमाम बड़े आतंकवादी संगठन भी कर रहे हैं। आईएसआईएस का अगर की बात करें तो आईएसआईएस अपनी जो पूरी जिहादी विचारधारा को, पूरी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही गहरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया का थ्रेट बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा खतरा है और इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व और अराजक और आतंकी मानसिकता वाले जितने तत्व हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इसके ऊपर एक कड़ी वॉच रखने की आवश्यकता है। भारत में वर्ष 2017 और 2018 में अफवाहों की वजह से 40 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 282 मौकों पर भीड़ ने अफवाहों के आधार पर बेकसूर लोगों पर हमले किए थे। इसके अलावा 2019 में आतंकवाद की वजह से देश में 39 नागरिकों की मौत हुई थी। यानी अफवाहें आतंकवाद से भी ज्यादा जानलेवा अब हो चुकी हैं। आप इसे ई भारत भी कह सकते हैं, यानी ऐसा भारत जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। आजकल आप हर जगह इंटरनेट के बारे में सुनते हैं, ई हाईवेज के बारे में बात करते हैं, ई वेज के बारे में बात करते हैं। इसलिए आज हम ई भारत की बात कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह है, इस आबादी में शामिल अराजक तत्वों की पहचान कैसे की जाए और इन्हें आप रोक कैसे सकते हैं। हम आज इस संदर्भ में कुछ उपाय
आपको भी सुझाना चाहते हैं और इस सरकार को भी सुझाना चाहते हैं, क्योंकि समस्या के बारे में बता देना तो आसान काम होता है, लेकिन अब इसको रोकें कैसे, ये भी आज हम सुझाव देना चाहते हैं। पहला सुझाव यह है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत उसी को मिले जो उसके काबिल हो, यानी इसके लिए एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। जब आप इंटरनेट पर कोई अकाउंट बनाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे आपकी तमाम जानकारियां ले लेती हैं, आपसे एक फॉर्म भी भरवाती हैं, लेकिन ये जानकारियां कोई भी सरकार को नहीं देना चाहता। आपने ये भी सोचा होगा कि जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं, गूगल पर खोलते हैं, किसी और सोशल मीडिया पर खोलते हैं, तो वो कंपनी आपसे आपकी सारी जानकारी लेती है और अपनी टर्म्स और कंडीशंस आपको बताती है और आपको लिखना होता है आई एक्सेप्ट। जब आप कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, तभी आपका अकाउंट खुलता है। आप सारी जानकारी इन्हें दे देते हैं, लेकिन आप अपनी ये सारी जानकारियां सरकार को नहीं देना चाहते। इसलिए जब इन्हीं अकाउंट से नफरत फैलाया जाता है और अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो सरकार को पता भी नहीं चलता कि ये कहां से हो रहा है। इसलिए अब इस सोच में बदलाव आना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन और सोशल मीडिया का अकाउंट उसी को मिलना चाहिए जो जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा CIBIL स्कोर की तरह इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब आप लोन की EMI नहीं चुका पाते या जब लोन के मामले में आप किसी बैंक के डिफॉल्टर हो जाते हैं या फिर आपके वित्तीय लेन देन में कोई गड़बड़ होती है, तो बैंक आपका CIBIL स्कोर कम कर देते हैं। इसके बाद कोई दूसरा बैंक आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं देता, हर जगह से आप ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए इंटरनेट पर जिन लोगों का रिकॉर्ड खराब है, उनका भी एक ऐसा ही पूरा डेटा बैंक बनना चाहिए और इंटरनेट तक उनकी पहुंच सीमित कर देनी चाहिए या प्रतिबंधित कर देनी चाहिए, ठीक ऐसे ही जैसे बैंक करते हैं। जैसा हमने आपको बताया, अगर आपने किसी बैंक की पेमेंट पर डिफॉल्ट किया है तो कोई दूसरा बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। इसी तरीके से अगर आपने अपने सोशल मीडिया या इंटरनेट कनेक्शन का दुरुपयोग किया है, अफवाहें फैलाई हैं, नफरत फैलाई है, तो फिर आपको कोई भी इंटरनेट कंपनी हो, कोई भी सोशल मीडिया की कंपनी हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, वो आपको नया अकाउंट न दे। तीसरा समाधान ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर मौजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो भी सख्त कार्रवाई, जो हिंसा भड़काने का काम करते हैं और जिनके फॉलोअर्स की संख्या खास तौर पर हजारों में या लाखों में है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है और इन इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई करके लोगों को कड़ा संदेश दिया जा सकता है। इंटरनेट से जुड़े कानूनों को लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी हम आपको आज सुनवाना चाहते हैं। इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया की जो कंपनीज होते हैं, उनसे गवर्नमेंट से अच्छा कनेक्टेड रहना चाहिए। द मोमेंट गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर आता है तो उनको रिएक्शन देते हैं। जब भी कोई मैटर में इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, जब भी हम गूगल को, फेसबुक को सब कॉन्टेक्ट करते हैं, इनका रेस्पॉन्स बहुत डिले में आता है। ये डिले होने की वजह से सब कुछ वो डिलीट भी कर सकते हैं और वायरल हो जाता है मैटर, इन सेकंड्स के अंदर वायरल हो जाता है। इन दोनों के बीच में सही तरीके का कनेक्शन हो जाए और इनकी लीगल टीम और गवर्नमेंट की लीगल टीम से काम पख्ता हो जाए तो काम आसान हो सकता है कि ये पूरे सोशल मीडिया की जो भी रूमर्स को खड़ा सकते हैं। कि गवर्नमेंट की एक स्पेशल टीम ही हो जाए कि सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाए। इस मॉनिटर टीम है, एटलीस्ट उसका तो भी डर आ सकता है लोगों के अंदर। ये कुछ डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हर चीज वायरल हो जाती है और वेरिफिकेशन और फैक्ट चेकिंग वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट भी नहीं है। जो भी न्यूज स्प्रेड होने के बाद हमारा फैक्ट किया जाता है कि हाँ ये सच है, गलत है। और ये इंटरमीडिएट जो भी सोशल मीडिया की और न्यूज पोर्टल्स जो भी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे देश में अगर आपको ड्राइविंग करनी है यानी गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको कोई हथियार रखना है, गन रखनी है, उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है। लेकिन शायद अभी हम इस बात को समझ नहीं पाए कि एक स्मार्टफोन अगर अफवाहें फैलाने लगे, अगर नफरत फैलाने लगे, तो वो एक बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी एक स्मार्टफोन बंदूक से ज्यादा खतरनाक है। एक स्मार्टफोन के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि वो खुद चाहे अगर तो कई घरों में आग लगा सकता है। इसलिए जब ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, जब इंटरनेट का कनेक्शन दिया जा रहा है, उसके लिए भी एक लाइसेंस की या उसे भी एक फिल्टर करने की जरूरत अब हमारे देश को
पड़ने लगी है। हर किसी को जैसे लाइसेंस नहीं मिलता, हर किसी को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसे ही हर किसी को इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, हर किसी को सोशल मीडिया का कनेक्शन अकाउंट नहीं मिलना चाहिए और उस पर सरकार की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ये अब बहुत जरूरी हो चुका है। कुल मिलाकर जिस तरह नए नागरिकता कानून के जरिए भारत में घुसपैठ की समस्या को हल किया जा रहा है, उसी तरह ई भारत के नागरिकता कानून में भी संशोधन होना चाहिए ताकि इंटरनेट की दुनिया में उन्हीं को जगह मिले जिनके इरादे नेक हैं और जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया द्वारा फैलाए गए किसी मैसेज का सच आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। फेक न्यूज और अफवाहों की पहचान के लिए आपको यह देखना चाहिए कि खबर आई कहां से और इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसके बाद आपको इंटरनेट सर्च इंजन की मदद से खबर की जांच करनी चाहिए। किसी भी खबर की सिर्फ हेडलाइन पर न जाएं, इसे जानबूझकर दिलचस्प या उत्तेजक बनाया जाता है ताकि आप उस खबर पर क्लिक करें। किसी खबर को तब तक शेयर बिल्कुल न करें जब तक आप उसकी प्रामाणिकता और सच्चाई को लेकर आश्वस्त न हों। फेक न्यूज या अफवाह की आशंका वाले मैसेजेस को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि वो आर्टिकल या न्यूज बहुत पुरानी हो। और सबसे जरूरी बात, किसी भी संदेश को आगे बढ़ाने से पहले खुद से ये पूछ लें कि आप इस विषय को लेकर बायस्ड यानी पक्षपाती तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी मुद्दे पर आपकी राय पक्षपातपूर्ण है तो फिर आप के द्वारा फेक न्यूज और अफवाह फैलाने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। हमारे न्यूज रूम में मौजूद हर पत्रकार को तथ्यों की जांच करने की आदत है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं, आप सबको भी इसकी आदत अब डाल लेनी चाहिए। अफवाहें एक संक्रामक रोग की तरह फैल रही हैं और इसके ज्यादातर मरीजों को पता ही नहीं कि वो बीमार हो चुके हैं और वो न सिर्फ बीमार हैं बल्कि इस बीमारी को आगे भी फैला रहे हैं। आप कोरोना वायरस का नाम तो आजकल सुन रहे होंगे। ये जो अफवाहें हैं ये भी एक तरह का वायरस हैं जो लगातार भारत में फैल रही हैं। सच तो यह है कि फेक न्यूज कोई नई चीज नहीं है। अर्ध सत्य से संपूर्ण झूठ तक, हर रंग रूप के झूठ हर जमाने में बोले गए हैं, लेकिन पहले ये सब इतना संगठित नहीं था, इतना प्रोफेशनल नहीं था। आज मोबाइल फोन पर इंटरनेट के जरिए लोग सिर्फ फास्ट फूड ही नहीं, हिंसा भी ऑर्डर कर रहे हैं, दंगे भी ऑर्डर कर रहे हैं। नफरत, भ्रामक जानकारियां, अर्ध सत्य और आधा झूठ, ये सब पैदा किया जा रहा है और खुलेआम आपके बीच बांटा जा रहा है। इसलिए आप सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है, हमारे देश में हम किसी चोर को पकड़ते हैं, किसी डाकू को पकड़ते हैं, किसी बुरे आदमी को जिसका चरित्र बुरा है उसे पकड़ते हैं, सामाजिक रूप से हम उसका बहिष्कार करते हैं, सामाजिक रूप से हम उसे खराब नजर से देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बदतमीजी करने वाले लोग, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करने वाले लोग जिससे हिंसा फैल सकती है, जिससे किसी का मानहानि हो सकता है, जिससे झूठ फैलाया जा रहा है, जिससे दंगे फैल सकते हैं, हमें ऐसे लोगों का भी सामाजिक रूप से बहिष्कार करना होगा और देश में ऐसे नए कानून बनाने पड़ेंगे कि इस तरह के लोग, चाहे वो कितने भी बड़े हों, चाहे वो कितने भी बड़े फिल्म स्टार हों, चाहे वो कितने भी बड़े बुद्धिजीवी हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में लोग इनसे डरें। भारत में दो तरह के वायरस तेजी से फैल रहे हैं, एक है कोरोना वायरस और दूसरा है दंगा वायरस। कोरोना वायरस को रोकने के लिए तो सरकार ने पुख्ता इंतजाम अभी कर रही है, किए हैं, लेकिन दंगा वायरस को रोकने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिस तरह कोरोना वायरस के मरीजों को बाकी लोगों से अलग थलग कर दिया जाता है, उसी तरह दंगा वायरस से ग्रस्त लोगों को भी अलग किए जाने की जरूरत है ताकि हिंसा की आग को फैलने से रोका जा सके। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिट एंड रन वाली तरकीब भी अपनाते हैं, यानी अफवाहें और गलत जानकारियां फैलाकर वो गायब हो जाते हैं और देश हिंसा की आग में जलता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, वो कभी सोशल मीडिया पर ना तो अपनी असली तस्वीर लगाते हैं और ना ही अपना असली नाम आपको कभी बताते हैं। ये वो कायर होते हैं जो नकली नाम और नकली तस्वीर के पीछे छिपे हुए होते हैं। कुछ लोग अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर इंटरनेट पर मनमानी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इनकी आदत बन जाती है और इन्हें लगता है कि हर बार
वो ऐसे ही करते रहेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी तरह कुछ लोग सोशल मीडिया पर गुंडों की तरह पेश आते हैं और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो ये अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अपने गलत आचरण को सही साबित करने लगते हैं। भारत में सोशल मीडिया को लेकर इस महीने के अंत में नई गाइडलाइंस आने की संभावना है, लेकिन इन कंपनियों ने पहले ही डेटा प्राइवेसी और सेंसरशिप के नाम पर इसका विरोध शुरू कर दिया है। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, डेटा कंपनियां हैं, और ऐसे संकेत इन्होंने दिए हैं कि वो अपना डेटा सरकार से शेयर नहीं करेंगे। ये तब है जबकि ये कंपनियां अपने ग्राहकों का डेटा विज्ञापनों के लिए बड़े आराम से बेच रही हैं, शेयर कर रही हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि अफवाहें फैलाने की सजा क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के मुताबिक अगर किसी बात या बयान से जानबूझकर लोगों के बीच डर फैलाया जाता है या समाज की शांति भंग की जाती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना हो सकता है और उसे 3 साल की जेल भी हो सकती है। हमारा ये मानना है ये सजा बहुत ही कम है, सिर्फ जुर्माना और 3 साल की सजा, और उसमें भी आपको ये देखना होगा अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 3 साल की सजा भी हुई है। इसलिए इस सजा को सख्त करने की जरूरत है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ भाषणों का प्रचार प्रसार होता है, और अब आपको एक ताजा उदाहरण दिखाते हैं। इस उदाहरण में दंगों की क्रोनोलॉजी छुपी है। 24 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगों की शुरुआत हुई थी और यह वही दिन था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे। यानी इस दौरान दिल्ली में होने वाली किसी भी घटना को विदेशी मीडिया में भरपूर कवरेज मिलती और देश का नाम खराब होता। और आपको पता है कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। इसलिए इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको 17 फरवरी का एक भाषण सुनना चाहिए। 17 फरवरी को दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने एक भाषण दिया था और इस भाषण में लोगों से 24 फरवरी को सड़कों पर निकलने की अपील की थी। उमर खालिद ने इस भाषण में कहा, पहले भाषण दिया, इसके बाद मोबाइल और सोशल मीडिया की मदद से इस भाषण को दिल्ली सहित पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया और इसके ठीक 7 दिनों के बाद दिल्ली में दंगे हो गए। आप देखिए उन्होंने इस भाषण में क्या कहा, और ये हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा और दिल्ली में इन दंगों का होना महज इत्तेफाक नहीं है। इसकी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया था। उन्होंने कोशिश करी पिछले 2 महीने में शाहीन बाग को डराने की, शाहीन बाग को दबाने की, शाहीन बाग को बदनाम करने की, लेकिन उन्होंने जितनी शाहीन बाग को दबाने की कोशिश करी उतना ही ज्यादा शाहीन बाग उभर कर आया और देश के हर कोने में आज एक शाहीन बाग खड़ा हो चुका है। वो नहीं दबा सकते। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं। कभी मायूस मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने 50 दिन में कुछ नहीं पाया है, ये मत सोचिएगा कि सरकार अभी एनआरसी एनपीआर को वापस नहीं कर पाई है। इन 50 दिनों में अगर हमने कुछ पाया है तो सबसे